अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। जी हाँ, पीपल्स पार्टी ने उन खदशात का इजहार कर दिया है जिन पर वफाकी हुकूमत में भी सोचा जा रहा था। यानी अटॉर्नी जनरल साहब का बयान आया, उसके बाद PTI के मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से कैंपेन चलाई गई और वजह क्या थी? वजह बनी है कराची की सूरत हाल, और उस सूरत हाल को बुनियाद बनाकर कराची को वफाक के कंट्रोल में देना। नाज़रीन, हम कह रहे थे कि दाल में कुछ काला है। यकीनी तौर पर आज पीपल्स पार्टी की जानिब से ये इजहार कर दिया गया है कि दाल में जो काला है वो क्या है। यकीनन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, उसमें बहुत सारे मामलात पर बातचीत हुई। मसलन आसिफ अली जरदारी ने फ़ैसला किया कि वो तोशाखाना रेफरेंस में पेश होंगे। नैब ने उनको तलब कर रखा है, और वर्कर्स की ये ख्वाहिश थी कि वो एक रैली की सूरत में बिलावल हाउस कराची से इस्लामाबाद तक आए, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि उन्होंने माजी में भी अकेले मुकदमात का सामना किया, अब भी करेंगे और कोई वर्कर्स को जमा नहीं करने की कॉल नहीं देंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी इजलास में उन मुज़मरात का जायज़ा लिया गया जो कराची की सूरत हाल के नतीजे में पैदा हो सकते हैं। उन पहलुओं का जायज़ा लिया गया जिनकी बुनियाद पर वफाकी हुकूमत कराची का कंट्रोल चाहती है। नाज़रीन, वजह एक ही बनती है, कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है। कराची से सेल्स टैक्स सबसे ज़्यादा जनरेट होता है पाकिस्तान भर में। कराची से इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा जनरेट होता है पाकिस्तान में। कराची से वेल्थ टैक्स जब हुआ करता था तो वो भी सबसे ज़्यादा जनरेट होता था, और जो दीगर टैक्सेस हैं वो भी। कराची पोर्ट है, जब कोई भी शिपमेंट आती है तो उसके जो लेवीज़ हैं या टैक्सेस हैं या जो भी उससे इनकम है उसकी, वो कराची से ही जनरेट होती है, और वो भी सबसे ज़्यादा है। यानी कि पाकिस्तान की इकॉनमी में कराची का हिस्सा बहुत ख़ास है। और यही वजह है कि जो वफाकी हुकूमतें हैं हमेशा उनकी कराची के ऊपर नज़र रही है। कराची को ये जो कहा जाता है कि वफाक मदद दे रहा है, उसकी वजह यही है कि वफाक ये समझता है कि कराची में जो इनकम है, चूँकि वो डायरेक्ट वफाक की जानिब आ जाती है और फेडरल पूल में आती है, और उसके बाद फिर वो वहाँ से तमाम सूबों को उसका हिस्सा जाता है। और कराची का ये दावा है कि जो कराची 77% जनरेट करता है, ये MQM का दावा है। लेकिन उतना उसको मिलता नहीं है। यकीनी तौर पर जाहिर सी बात है कि अगर पाकिस्तान में एक ही पोर्ट है और वो कराची पोर्ट है, तो फिर सामान उसी पर आएगा। पंजाब के का सरमायाकार सनतकार भी वहीं से सामान मंगवाएगा, KP का भी मंगवाएगा, बलूचिस्तान का भी मंगवाएगा। इवन के जो अफ़गानिस्तान के साथ ट्रांजिट ट्रेड का सामान आता है वो भी कराची ही आता है। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन बहरहाल कराची की बड़ी इनकम का ज़रिया है। और अक्सर उसके जो टैक्सेस हैं जो शहर के अंदर कलेक्ट होते हैं, उसमें कराची जो ताज़ा निज़ाम बना उसके बाद सिंध ने एक रेवेन्यू बोर्ड बनाया। वो रेवेन्यू बोर्ड FBR को टैक्स कलेक्ट करके देता है, सेल्स टैक्स कलेक्ट करके देता है। और जो ऑफिशियल फिगर्स हैं, ऑफिशियल फिगर्स ये कहते हैं कि इस साल, हालांकि कोरोना वायरस था, कराची में लॉकडाउन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा संजीदा लॉकडाउन समझा जा रहा था, उस लॉकडाउन के बावजूद, उस कोरोना के बावजूद 108% टैक्स कलेक्ट हुआ। यानी कि जो हदफ था उससे 8% ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया गया। और ये फेडरल गवर्नमेंट अपनी कामयाबी में क्लेम करती है, FBR अपनी कामयाबी क्लेम करता है, लेकिन जो बुनियादी कामयाबी है वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड की है। लेकिन जो कराची में बारिश का पानी आया, जो बारिश का पानी जमा हुआ, इस बार उसको बुनियाद बनाकर ये कोशिश की जा रही है कि कराची को सिंध से अलग करके वफाक के ज़ेर इंतज़ाम ले आया जाए। नाज़रीन, अब आप ख़ुद सोचिए कि एक शहर जो एक सूबे का दारुल हुकूमत है, वहाँ हुकूमत है, अगर जाहिर सी बात है कराची रेवेन्यू जनरेट करता है तो उसका फ़ायदा जो है वो घोटकी तक, बल्कि सादकाबाद पंजाब तक सिंध को होगा। यकीनी तौर पर होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सिंध के अज़ला ऐसे हैं जो गुर्बत का शिकार हैं, जहाँ सनत नहीं है। सनत नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उस तरह का कारोबार भी नहीं है, वहाँ की मार्केट उस तरह की नहीं है, बड़ी मार्केट्स नहीं हैं, तो वहाँ का रेवेन्यू जो है वो उस ज़िले को चलाने के लिए नाकाफ़ी है। तो इस वजह से भी कराची से जमा होने वाली जो दौलत है या जो इनकम है वो उस ज़िले में भी जाती है। मसलन अब थरपारकर से आप क्या कमा सकेंगे?
थरपारकर से रेवेन्यू बहुत ही कम जनरेट किया हो सकता है, सिर्फ उन्हीं शोबों में हो सकता है जो थरपारकर में मौजूद हैं, या उन्हीं कारोबार से हो सकता है, दस्तकारियों से हो सकता है, वो उसका बहुत छोटा चंक है। कराची के बाद इंडस्ट्री कुछ हैदराबाद में है, कुछ शायद सखर के अराउंड में, लेकिन बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री अंदरून सिंध नहीं है। अंदरून सिंध इंडस्ट्रियल जोन बन भी नहीं सकते हैं जिस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है अंदरून सिंध में या हालात हैं। तो वो इन्वेस्टर जो है वो चाहे पंजाब का हो या चाहे सिंध का, वो कराची जाता है इंडस्ट्री लगाने के लिए, कराची जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो अंदरून सिंध नहीं करता। और यही एक वजह है कि जो कराची और अंदरून सिंध में फासला दिखाई देता है। लेकिन जो बारिश का पानी आया, हालांकि उसके फैक्टर्स जो हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमने माजी में हमने भी बयान किए, टीवी पर दिखाए भी जाते रहे। मसलन अभी 4 दिन पहले जब एनडीएमए ने एक नाला साफ़ किया और सीवरेज लाइन साफ़ की, तो उसमें ईंटें, बोरियों में भरे पत्थर बरामद हुए, रज़ाइयाँ भी बरामद हुई, चौक हो जाती हैं उससे नालियाँ, जिन चीज़ों से वो चीज़ें बरामद हुई। फिर कराची का जो कचरा है, वो कराची का हर बासी जो सीवरेज का निज़ाम है, उसमें जो सीवरेज के नाले हैं, फ्रेश वाटर स्टीम एक ज़माने में हुआ करती थी, वो उनमें डालती है, जो कि सारे सिस्टम को फिर चोक कर देते हैं। तो कराची के शहरी का जो जुल्म है अपने शहर पर, कराची की बल्दिया जो सियासत करती है अपने शहर में अपनी सूबाई हुकूमत के साथ, या कराची की जो नुमाइंदे हैं वो जो सियासत करते हैं, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, उसका जो उसकी सज़ा है वो सिंध को दी जा रही है। हालांकि पोर्ट कासिम कराची से बाहर है, सिंध में है, लेकिन पोर्ट कासिम फुल पोर्ट नहीं है, इसलिए उसका अगर कराची को अलग कर दिया जाता है तो पोर्ट कासिम उस तरह की फंक्शनल पोर्ट नहीं हो सकती। जुल्फ़िकाराबाद को ऑल्टरनेट पोर्ट के तौर पर डेवलप किया जा रहा था, लेकिन फिर कुछ कुव्वतें उसमें आड़े आ गई और जुल्फ़िकाराबाद का जो मंसूबा है वो जहाँ से शुरू हुआ था वहीं वो जाकर ख़त्म हो गया, और शायद कुछ अरसे में फ़ाइलों की नज़र हो जाए। हालांकि कराची में बहरहाल एक बड़े इंडस्ट्रियल शहर की ज़रूरत है, एक ऐसे बिज़नेस सिटी की ज़रूरत है जो पोर्ट सिटी भी हो लेकिन बिज़नेस सिटी भी हो। कराची पर तो सारा बोझ नहीं डाला जा सकता और पूरा मुल्क जो है वो ट्रेनें भर भर कर कराची जाता है। तो ये इन तमाम वजूहात की बिना पर कराची में जो इश्यूज़ हैं वो कम्प्लेक्स सिचुएशन इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन उन्हीं की बुनियाद पर, जिसमें हिस्सा खुद पीटीआई का भी है, जिसमें हिस्सा एमक्यूएम का भी है। अगर कराची शहर में 70% नुमाइंदगी एमक्यूएम और पीटीआई के है या 80% नुमाइंदगी है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो कचरा है जो कराची के शहरी जनरेट करके सीवरेज के नालों में फेंकते हैं, या वो फ्रेश वाटर स्टीम्स जो होती थी उसमें फेंकते हैं, और वो आगे जाकर पानी को चोक कर देते हैं और पूरा निज़ाम चौपट हो जाता है। बारिश की चंद बूंदें गिरती हैं तो KESC जो साबका KESC है, वो अब के इलेक्ट्रिक है, वो KESC के मुकाबले में ज़्यादा जल्दी बिजली बंद कर देती है, शहर उससे चौक हो जाता है। तो उसका मलबा तो उन लोगों पर गिरना चाहिए, लेकिन उसकी सज़ा दी जा रही है हैदराबाद के शहरी को, मीरपुर ख़ास के शहरी को, नवाबशाह के शहरी को, लाड़काना के शहरी को, दादू के शहरी को। मतलब है कि एक सियासत जो है वो खेली जा रही है, और ये कोई नहीं सोच रहा कि अगर ये कुछ किया जा रहा है तो उसका पाकिस्तान पर क्या असर होगा। नाज़रीन, दुनिया में जितने भी शहर हैं, वहाँ जितनी ज़्यादा शहरी आज़ादियाँ दी गई, जितनी ज़्यादा जमहूरियत दी गई, उतना उन्होंने तरक्की की। इंसान है, जाहिर सी बात है, लोगों में अच्छे बुरे लोग होते हैं, कुछ करप्शन करते हैं, और दुनिया के कई मुल्कों ने, तरक्की याफ्ता मुल्कों ने, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, यूरोप के कई शहर शामिल हैं, उन्होंने तो इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। अगर आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स देखें, उसमें जो 2 हेड्स होते हैं, मिसलिनियस एक हेड होता है मिसलिनियस, और एक होता है सर्विस चार्जेस। ये क्या होता है सर्विस चार्जेस? ये फ़ाइलों को पहिए लगाने के लिए होते हैं। वो जो मलिक रियाज बात किया करते हैं कि मुझे फ़ाइलों को पहिए लगाना आता है, तो उन्होंने सर्विस चार्जेस के नाम पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट में एक कुशन रखा होता है जो करप्शन और किकबैक्स के अलावा कुछ नहीं है। इसी तरह जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस है वो भी यही होता है, वो बुनियादी तौर पर करप्शन और किकबैक ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ भी वो होता है, हमारे यहाँ ज़रा उसके बियॉन्ड करप्शन होती है, और उसमें भी कोई एक जमात या कोई एक शहर शामिल नहीं है। अल्लाह का फजल है, पाकिस्तान के तमाम जो लोग हैं वो एक ही तरह से सोचते हैं और एक ही तरह से अमल भी करते हैं। लेकिन अगर उसकी सज़ा दी जाएगी सिंध को,
तो फिर जो नेशनलिस्ट एलिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होगा, जो वफाक परस्त आवाज़ें हैं वो कमज़ोर होंगी। और यही एक ऐसा पहलू है जिसकी बुनियाद पर पॉलिसी साज़ों को भी ये सोचना चाहिए कि जब वो फ़ैसले करते हैं तो उनके दूररस नताइज और अवाक़िब क्या हो सकते हैं, उनको सोच समझ कर फ़ैसले करने चाहिए। और जो मुक़्तदर शख्सियात हैं, यानी अदालती शख्सियात भी कहा जा सकता है उसमें, और दीगर शख्सियात भी, वो जब अपने बयानात देते हैं, वो जब हुकूमतों को लताड़ते हैं तो उसका भी एक मनफी असर होता है और उसके नतीजे में फिर रियासत की रिट ख़त्म होने का इम्कान ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर आप देखिए सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ रिमार्क्स वफाक से आ जाएंगे तो फिर वो लोग जो वफाक के साथ ताउन करने के पाबंद हैं, जो माफ़ कीजिएगा सूबे के साथ ताउन करने के पाबंद और वफाक में का हिस्सा हैं, वफाक के मुलाजमीन हैं, वो अपनी सूबाई हुकूमत की बात नहीं मानेंगे। जो ब्यूरोक्रेसी में सूबे का हिस्सा है, वो तो लोग जो सूबाई ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं वो तो शायद अपनी हुकूमत की बात मान लें, लेकिन अगर सियासत होगी, लिसानियत की बुनियाद पर सियासत होगी, तो फिर ये भी वहाँ भी एक मसला पैदा होगा। लेकिन वफाकी ब्यूरोक्रेसी के लोग फिर वज़ीर आला के अहकामात नहीं मानेंगे, वो गवर्नर के अहकामात मानेंगे, जो आइन के तहत सिर्फ फिगर हेड है, उसका कोई और किरदार नहीं। लेकिन हमारे यहाँ गवर्नर्स आइन से मावरा बहुत सारे इक़दामात करते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं। सूबाई हुकूमत को गालियाँ देने वाले बेशुमार होते हैं, कोई भी सूबा हो। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, इस दरख्वास्त के साथ कि कोविड-19 से एहतियात कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, साथियों को, जानने वालों को तजवीज़ कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।